सलमान खान के करीबी होने की कीमत बाबा सिद्दीकी ने चुकाई है, ऐसा मीडिया में खबरें चल रही है। इसकी बात मैं आगे करूंगा। लॉरेंस बिश्नोई पहले से सलमान खान के पीछे पड़ा है, वजह क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बाबा सिद्दीकी का जो हत्यारा है उसकी मां क्या बोल रही है। वो बता रही है कि शिवा पुणे में कबाड़ का काम करता है। मुंबई कैसे पहुंच गया मतलब नहीं समझ में आ रहा। मतलब सिस्टम समझिए, एक बंदा जेल के अंदर बैठ करके गरीब के लड़कों से हत्याएं करवा रहा है। अतीक अहमद के मामले में भी आपने कुछ ऐसा ही देखा होगा। कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल नहीं है कोई उनका। आखिर में टारगेट किन्हें किया जाता है? इन्हीं गरीब लड़कों को। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी किसने ली है? लॉरेंस बिश्नोई ने। हमारे देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? सिस्टम फेलियर है कि नहीं? ये सब क्यों होता है? ये सिर्फ दबदबा बरकरार रखने की स्ट्रेटेजी है, लेकिन स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा खतरनाक भी है कि कोई व्यक्ति जेल में बैठ करके अपने गैंग को एक्टिव रख रहा है। 700 लोग इनके साथ घूम रहे हैं, ऐसा बातें चल रही हैं। सोचने वाली बात है। वाकई अगर इसमें इसकी करतूत है तो सरकार और इंटेलिजेंस की बहुत भयानक लापरवाही है। जेल में बैठा व्यक्ति एक के बाद एक अपराध कर रहा है। सोचने वाली बात है। सिद्दीकी को तो कई हफ्तों से धमकियां मिल रही थी, लेकिन सिस्टम क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस फेलियर है, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जेल से बैठे काम होता कैसे है? एक पूरी कार्य प्रणाली कैसे काम करती है, ये भी लगे हाथ समझ लीजिए। जेल के अंदर गैंगस्टर का नेटवर्क। देखिए, जेल के अंदर गैंगस्टर द्वारा मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कोई अनोखी समस्या नहीं है। कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा भी होता है कि कैसे जेलों के अंदर से जो गैंगस्टर हैं मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का खुले से इस्तेमाल करते हैं, अपने क्राइम नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली को ही ले लीजिए। दिल्ली की तिहाड़ जेल से कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि वहां बंद कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है और बाहर के अपराधियों से संपर्क में हमेशा रहता है। कई बार तो ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं कि जेल के अधिकारियों की मिली भगत से यह संभव हो पाता है। बिल्कुल होता है भाई, अधिकारी चाहे इसको रोक ना पाए। ये गैंगस्टर पैसे, डर या फिर राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करके जेल के अंदर से बाहर के आपराधिक जो नेटवर्क है को निर्देश देते हैं। स्मगलिंग और जेल में भ्रष्टाचार भी एक समस्या है। जेलों में मोबाइल फोन का और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का तस्करी एक बहुत आम बात है। ये गैंगस्टर्स के लिए जरूरी साधन बन चुका है, जिससे वो अपने गिरोह को आसानी से ऑपरेट करते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जेलों में छापेमारी के दौरान एक बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पकड़े गए थे। ये क्या दिखाता है? यही कि जेल में तकनीकी साधन का पहुंचना कितना गंभीर मुद्दा है। जेल में, घर पे नहीं साहब, जेल में है। घर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेल में आपको सब चीजें मिल रही जो घर में होती हैं तो समस्या तो होगी। रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि जेल के अंदर स्मगलिंग के लिए जेल के कर्मचारी की मदद ली जाती है। इसके पीछे भारी रिश्वतखोरी भी बहुत बड़ा कारण है। दवा छुपा कुछ भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई और उसका अंतरराष्ट्रीय संपर्क। दोस्त, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंतरराष्ट्रीय संपर्क भी काफी ज्यादा सामने आते हैं। ये गैंग कनाडा, यूके और अन्य देशों में फैले हुए संगठन से जुड़ा हुआ है। हाल ही में पंजाब गायक, आपको पता है, सिद्धू मूसेवाला हत्या में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, जिसमें कुछ शूटर विदेश के संपर्क में थे। इस तरह के अंतरराष्ट्रीय संपर्क इस बात की ओर इशारा करते हैं गैंगस्टर अब केवल स्थानीय स्तर पर नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ऑपरेट कर रहा है। कई लोगों ने तो यह बोला कि अगर सिद्धू मूसेवाला वाली घटना पर कार्रवाई की गई होती तो यह घटनाएं नहीं हो रही। ये सब देखने के बाद एक संकेत मिलता है कि एक जो इनका नेटवर्क है कितना ज्यादा विस्तृत है और कितना ज्यादा मजबूत है, जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, राजनीति और अपराध का अपना भी एक अलायंस होता है। वो दिखता नहीं लेकिन होता है। कई बार ये देखा गया है कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो राजनीतिक संरक्षण के कारण सुरक्षित रहते हैं। ऐसे गैंगस्टर चुनावी अभियानों में भी उपयोग होते हैं। नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान इन गैंगस्टर्स की मदद लेना, वोटर्स को डराना, धमकाना, उनकी पकड़, वोटर्स को उनको अपने लिए इनकैश कराना, ये सब होता है। ये राजनीति और अपराध का एक जबरदस्त गठजोड़ है। 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा होती है कि कुछ नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए आपराधिक संगठनों का भी सहारा लिया था। देखिए, पुलिस और इंटेलिजेंस का फेलियर भी समझिए। अगर कोई गैंगस्टर जेल के अंदर से इतनी आसानी से ऑपरेट कर रहा है तो क्या ये कानून व्यवस्था को गंभीर असफलता को नहीं दिखाता? पुलिस और खुफिया एजेंसी की यह जिम्मेदारी होती है कि जेल में कड़ी निगरानी रखे ताकि कोई अपराधी इस तरह की गतिविधियों का अंजाम ना दे सके। खासकर जब कोई व्यक्ति जैसे लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल है, तो सुरक्षा एजेंसियों को खास ध्यान रखना चाहिए कि वह जेल में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन न चला सके। इसमें न केवल पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण है, बल्कि खुफिया तंत्र की भी जिम्मेदारी होती है कि वह गैंगस्टर के नेटवर्क पर नजर रखे, चाहे वह जेल में हो या बाहर हो। यही महाराष्ट्र के पूरे इस मामले में अगर आप देखेंगे तो इसी गैंगस्टर को और खुफिया एजेंसी पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। उठ जाइए साहब। ये कई बार जो गैंगस्टर्स होते हैं ना,
ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो करते हैं। कैसे करते हैं? फेक आइडेंटिटी, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जेल के अंदर भी ऑपरेट करते हैं। कुछ गैंगस्टर सोशल मीडिया अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना, जिसमें कहा जाता है कि उनको पहचान, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो पहचान है वो छुपी रहे। इससे पुलिस या फिर खुफिया एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक करना और मुश्किल हो जाता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर लॉरेंस विश्नोई या उसके जैसे अन्य गैंगस्टर जेल में बैठ करके अपराधों का अंजाम दे रहे हैं तो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। ये तो बात होगी पूरी कहानी इंटेलिजेंस फेलियर की और कैसे गैंगस्टर काम करता है ये इसकी जेल के अंदर से। अब बात करते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सलमान खान के करीबी होने की कीमत बाबा सिद्दीकी ने चुकाई है। मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन जब पुलिस बताएगी तब पता चलेगा। लेकिन एक इस बात पे बात हो रही, गैंगस्टर रोहित गोदरा ने एक मीडिया चैनल से फोन पर बात करते हुए कहा था कि सलमान खान अब भी लॉरेंस विश्नोई गैंग के निशाने पर है। जो उसका दोस्त वो हमारा दुश्मन। रोहित गोदारा पहले गोल्डी बराड गैंग के लिए काम करता था, लेकिन अब वो गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के लिए काम करता है। माना जाता है कि फर्जी पासपोर्ट के साथ दिल्ली से दुबई फरार हो गया है, विदेश में बैठकर के भारत में अपराध को अंजाम दे रहा है। और यही वजह है कि और कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान खान के करीबी होने की बाबत बाबा सिद्दीकी को कीमत चुकानी पड़ी है। लॉरेंस विश्नोई की कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है सलमान खान से। और जब खानदानी दुश्मनी नहीं है तो सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है लॉरेंस विश्नोई, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। बहुत सिंपल है। आपको हिरण केस याद होगा, हिट एंड रन वाला। विश्नोई समाज के लिए वो प्रतीक है, आस्था रखते हैं। बस सलमान खान ने हिरन को मारा, लॉरेंस विश्नोई ने बोला कि अब हम तुझे मारें। बस इतनी सी कहानी है। कई बार धमकियां मिली हैं घर के बाहर, अगर आप देखेंगे तो फायरिंग हुई है, लेकिन असफल प्रयास रहे। आज मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि सलमान खान के घर के बाहर पूरी तरह से सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला का जब कत्ल हुआ था तभी लॉरेंस विश्नोई की गैंग ने धमकी दी थी। जो विश्नोई समाज है ना, वो हिरन को अपने परिवार का एक हिस्सा मानता है। लॉरेंस विश्नोई की सलमान खान के प्रति नफरत सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावना से भी जुड़ा है। विश्नोई समुदाय की भावनाओं का सम्मान ना करने और काले हिरण की हत्या करने इस दुश्मनी में मूल है। विश्नोई समुदाय के लोग काले हिरण को अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते हैं और उसकी हत्या के लिए एक बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। सलमान खान के पीछे सिर्फ इस काले हिरण की वजह से ये लोग पड़े हुए हैं। लगातार धमकियां मिलती हैं। सलमान खान की तरफ से राखी सावंत का भी स्टेटमेंट आया, बोले कि मैं सलमान खान की तरफ से माफी मांगती हूँ। बोला कि आप ये सब छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद सलमान खान की पूरी फैमिली ने बोला है कि जो करीबी लोग हैं वो सलमान खान से मिलने से बचे और जो इंडस्ट्री के दोस्त भी हैं वो भी सलमान खान से मिलने से बचे। ये तो बात पूरी कहानी इसकी हो गई। अब मैं आपको बात बताता हूं कि अब महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। अब महाराष्ट्र में जो राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझ जाना। खेल बहुत बदलने वाला है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति अब 2 या फिर 3 हिस्सों में बंटने जा रही है। कुछ ही दिनों में ये कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ लागू होने वाला है। ऐसे माहौल में एक रसूखदार व्यक्ति की, जो सत्ता के गलियारों में था, जो एक बड़ा राजनीतिक नाम भी था, उसकी हत्या हो जाना कम से कम सत्ताधारी गठबंधन के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उनको काफी परेशान करने जा रहा है। सीधी सी बात है कि मुंबई में जो दिन दहाड़े शूटिंग या फिर अंडरवर्ल्ड की जो घटनाएं 2 दशक पहले लगभग बंद हो चुकी थी, ढिंडोरा पीट दिया गया था कि मुंबई में अब सब बैक टू नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ की पुलिस चकाचौंध तरीके से अपने सिटीजन की रक्षा कर रही है। लेकिन एक घटना के बाद लोगों के मन में डर बैठता जा रहा है। राजनीतिक लोग इसका डर बैठाएंगे। क्या वही दौर फिर लौट रहा है? ये सवाल लगातार बोले जाएंगे। एक बार फिर मुंबई दहल रही है, ये कहा जाएगा। इस पर राजनीति निश्चित तौर पर होगी। जब चुनाव प्रचार शुरू होगा तो जाहिर है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी तो जरूर ही प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी और उछलेगा भी। यह इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि इनकम्बेंसी के साथ ही सुरक्षा का यह मामला, जो मसला है, वो सत्ताधारी गठबंधन को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या भी उनको नुकसान पहुंचाने जा रही है। बयान आने शुरू हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आ चुका है। वहां तो गुंडा राज, माफिया राज, अंडरवर्ल्ड राज चल रहा है। पप्पू यादव का बयान आ चुका है। तो आने वाला वक्त मुंबई में सियासी सरगर्मियों को बढ़ाने वाला हो। जो भी है, जैसा भी है, फैक्ट के साथ आपके सामने। विचार अगर कुछ रखना चाहें तो कमेंट में रखिएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।